बातें हो गई आज तो। अब ये सवाल था, यहाँ पर लिखा था 5 प्लस का 1/4 प्लस का 6 प्लस का 1/2 प्लस का 7 प्लस का 3/4 और माइनस में 8। अब यहाँ पर देखना ये लिखा हुआ, अगर हम इसको ऐसे लिख लें 1/2 तब कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर माइनस आ गया, जब माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो वो माइनस बना देगा। अब यानी कि इसको हम लिख सकते हैं माइनस का 8 माइनस का 1/2, तो ये 1/2 1/2 इससे कट जाना है। ठीक है, इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो ये बन जाना 4/4, यानी कि ये क्या बन गया? 1 बन गया। समझ में आ गई बात? अब हम जोड़ लेते, देखो 5 हो गया, 6 5 11 हो गया, 11 और 7 18 हो गया, 18 और 1 19 हो गया। 19 माइनस का 8 कर देंगे, आंसर क्या आ गया? 11 आ गया। ठीक है, थोड़ी सी मेहनत आप अपनी तरफ से करेंगे, आपको 100% समझ में आएगा। ठीक है, पंकज ने 800 रुपए में एक घड़ी खरीदी। वह घड़ी को 20% की छूट पर बेचता है और 20% के लाभ कमाता है। घड़ी का अंकित मूल्य क्या है? अब ये सवाल इतनी बार आ चुका है, आपको डायरेक्ट सोचना है क्या कि 80 बराबर में हमको 800 दिया था, 120 बराबर निकालना, आंसर आ जाएगा 1200। अब यहां पर देखो, हमने बताया था मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस, तुरंत 20% का लाभ हो रहा है, वो मार्क प्राइस के नीचे लिख दो, छूट वाला सीपी के नीचे लिख दो। फिर उसके बाद लिखना है आपको 800 ये दिया गया था, इसका मान 1200 हो जाएगा। एक तरीका तो ये हो गया। ठीक है, फिर इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? इसके भाई एमपी पर हमेशा छूट दी जाती है, 20% की छूट दे दी तो 80% बचा, तो ये सेलिंग प्राइस बन गया। सीपी पर अगर प्रॉफिट जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा? सेलिंग प्राइस बन जाएगा। दोनों को बराबर करेंगे, एमपी अपॉन में सीपी कर देंगे तो ये 120/80 हो जाएगा। अब यहां से देखो इस पर जाओगे, फिर या तो आप इस तरीके से कर लो, टाइम कौन बचाएगा? ये बंदा बचाएगा। और इससे भी शॉर्ट किया जा सकता है क्योंकि नंबर बहुत ईजी है। 8 बराबर 8, 12 बराबर 12, एक ही ऑप्शन में 12 था। अब ये बताओ आपको किस तरीके से समझ में आएगा? आप बिल्कुल बेसिक से चाहते हो तो भैया टाइम कैसे बचाओगे, कैसे पता लगेगा कि हम ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं? तो ये चीज थोड़ा समझो। ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 1/3 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो हमने बताया था अगर भुजा 2 दी जाए तो हमारा एरिया √3 होगा। यहाँ पर भुजा दे दी 2 में 3, भाई इसका कै गुना हो रहा था? 1/6 गुना हो रहा था, यानी कि आप इसी का स्क्वायर इसके साथ चिपका दो, 1/36 गुणे में √3, बस। अब 1/12 गुणे में 3 और √3 ऊपर, तो आंसर आ जाएगा 1/√3 हो गया। अब यहाँ पर क्या सोचना था? कुछ नहीं सोचना था। आपने देखा कि 2 का क्या गुना हो रहा था? 1/3, 1/6 हो जाएगा, 1/6 का 1/36 गुणे √3, ये चीज डायरेक्ट लिखनी थी। अब एक फार्मूला भी होता है √3/4 a², यानी कि 1/3 × 9, यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हो। आपको देखने में तो लग रहा होगा कि ये फार्मूले से बहुत आसान हो रहा है, आप इससे जाएंगे ना। आप जैसे मान लो 2 और √3 हो रही भुजा, अगर आपको 16 दे दे, 16 दे दे तो 2 गुणे में 8 हो गया, यानी कि 8 गुना, इसी का स्क्वायर कर दो और √3 चिपका दो तो आंसर आ जाएगा। किसका? जिसकी भुजा 16 हो उसका एरिया ये। तो समबाहु त्रिभुज की ये बात हो रही। ठीक है, एक किसी धनराशि पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज इतना रुपए है। यदि ब्याज की दर 32% वार्षिक है तो धनराशि ज्ञात कीजिए। अब चक्रवृद्धि ब्याज आ रहा है, भाई देखो 32 दूनी 64 हो जाएगा, 32 32 1024 होता है, तो 1024 यानी कि 1024 हो गया, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 74.24। इसका मान दिया गया था 668.6 और हमें निकालना धनराशि, यानी कि 100 का मान निकालना। अब इसमें 4 में किसका गुणा करें? हमें 6 मिल जाएगा, तो देखो 7 चौक 28 हटा दो, 8 चौक 32 हटा दो, 4 चौक 16 यहाँ से मिल सकता है और 9 चौक 36 इससे मिल सकता है। अब भैया देखो सबसे आसान आपको क्या लगता है? 9 लगता है कि भैया 84 से गुणा करना 9 से, तो भैया 9 7 63 लगभग पास में पहुंच रहे, तो फटाफट 9 का गुणा कर लो ना। इसमें 9 का गुणा करने में टाइम लगेगा, काट दो, 9 बार कट जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। अब सिंपल सी बात है, 2 साल का एक इफेक्टिव रेट निकालना हो सीआई का तो ये फार्मूला होता है 32 प्लस का 32 प्लस का 32 गुणे में 32 बटे में 100। इसको सॉल्व किया तो ये आ गया हमारे पास कितना? 74.24। अब सिंपल सा सवाल बन गया कि प्रिंसिपल अगर 100 है और 2 साल की इफेक्टिव रेट ये है तो भैया सीआई कितना आ जाएगा? 74.24 आ जाएगा। इसी का मान दिया गया था 6681.6 और 100 बराबर हमें निकालना था। अब आप सोचना आपको कि आपकी कैलकुलेशन कितनी फास्ट है, बस इसीलिए चीजें समझ में नहीं आती हैं। अगर ये चीजें आपकी नहीं स्ट्रांग है, आप जोड़ नहीं पा रहे, आप घटा नहीं पा रहे, आप समझ ही नहीं पा रहे चीजें चल किस दिशा में रही, तब तो फिर कोई बात ही नहीं, फिर तो आप भैया थोड़ी सी मेहनत कर लो।
ठीक है। इसके अलावा देखो इसमें एक तरीका और लगा सकते थे, जैसे 32% लिखा, 32% को हम लिख सकते हैं 4 अट्ठे 32 हो गया, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी कि 25 से 28 हो गया। 25 का स्क्वायर 625 हो गया, 28 का स्क्वायर 784 हो गया। अब हमें इसमें देखो ब्याज कितना मिल गया, घटा देंगे, 14 से 5 गया तो 9 हो गया, फिर 7 से 2 चला गया तो 5 हो गया, और फिर 7 से 6 गया 1, यानी कि 159 बराबर हमें दे दिया था 6 6 8 1 पॉइंट में 6, और 625 का मान निकालना था। अब यहां से कर लो, अब आप समझ लो आपको किस तरीके से करना है और कहां से टाइम बचाना है, बस आपके ऊपर डिपेंड करता है कैलकुलेशन। अगला सवाल, 5 व्यक्तियों की औसत आयु इतनी है और 15 अन्य व्यक्तियों की औसत आयु इतनी है, पूरे समूह की औसत आयु ज्ञात कीजिए। भैया देखो हमने पूरे समूह की ये 550 450 हमने इसके बीच में मान लिया 500, अब ये 50 था ज्यादा, 50 यानी कि ये 550 हो 250 हो गया, क्योंकि 5 लोगों का हमें निकालना पड़ेगा। ये 50 कम था, यानी कि 15 पना 75 750 कम था, यानी कि ओवरऑल यहां से देखेंगे तो कम कितना हो रहा था, 0 0 7 से 2 गया 5 कम हो रहा। एक लोगों में कितना होगा, 15 5 20, यानी कि 25 कम होगा, यानी कि -25 कर दोगे 75 आंसर, सॉरी 475। अब यहाँ पर कैलकुलेशन का खेल था बस। उसने बोला कि 5 का एवरेज देखो गुणा करके भी कर सकते हो आप, यहाँ तो इजी नंबर मिल गए इसलिए आप आसानी से गुणा करके कर ले रहे होंगे, लेकिन कहीं टफ मिल जाएगा फिर क्या करोगे। अब ये मुझे ऐसी चीजें बोलनी पड़ रही हैं, इससे पहले आपने किसी भी वीडियो में नहीं देखा होगा। रीजन उसके पीछे कि इतने मतलब जो कल फोन आया बंदे का वो इस तरीके से बात कर रहा था कि मेच्योर तो था हालांकि, लेकिन उसके अपने ऊपर कमियां नहीं निकाल रहा था, दूसरे की बता रहा था कि मेरे साथ 7 बंदे हैं, वो 2 कर ले रहे हैं, 4 नहीं कर पा रहे हैं। तो मैंने कहा उन 2 को कंप्लीट करो ना, वो 2 कर रहे हैं क्यों कर पा रहे हैं, उससे नहीं मतलब, उसको इससे मतलब है मैं नहीं कर पा रहा हूँ। चलो भाई अच्छा है, हर तरीके के मिलेंगे मुझे पता है। यहाँ पर माइनस का 50, अब ये एवरेज में 50 कम हुआ, 550 और 500 दोनों एवरेज माने ना, इनमें 5 लोगों में 250 प्लस हो गया, यहां से हमने किया तो ये 750 माइनस का हो गया। कुल मिलाकर हमारे पास कमी कितनी हुई, 500 की, यानी कि एवरेज से टोटल कमी 500 की हुई। हमें क्या निकालना है, हमें एवरेज ही निकालना है। तो एक लोगों में कितने की होगी भैया, टोटल कितने थे 20 थे, तो 20 से हमने इसमें डिवाइड कर दिया, यानी कि आंसर कितना आ गया 475। ठीक है। अगला सवाल, एल की आय एम की आय का इतना परसेंट है और एल का व्यय एम के व्यय का इतना परसेंट है। यदि एल की आय एम के व्यय का 180% है, एल की बचत और एम की बचत के क्रमशः अनुपात क्या है। अब ये है सवाल सावधानी से करने वाला, जो जीते उनको जल्दी कर लो, इनको सावधानी से कर लो, नहीं तो रेशियो गड़बड़ कर लोगे। हमने यहाँ पर एक चीज पकड़ ली कि एल की आय यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, एम का व्यय यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यानी कि ये हमारे काम के रेशियो लग रहे हैं। तो एल की अगर आय यानी कि इनकम, एम का एक्सपेंडिचर, ये अगर 100 मान ले तो ये 180 हो गया, समझ रहे। अब यहां पर देखना एल की अगर इनकम, एल की इनकम और एम की आय का बात करें, ठीक है, इनकम अगर इसकी 180 है, अब ये 180 आया कितना कैसे होगा, एम का अगर एक्स मानते तो उसका 125% करके 180 आया, यही तो कहने का मतलब था। या आप रेशियो भी बना के कर ले सकते थे, 25 25 हो, 25 पंजे 125, 25 चौकू 100, 5 तियां 15, 5 छक्का 30 हो गया, और इधर कर देंगे तो 4 छंग 24 हो गया, 4 तियां 12 2 14, 144 आ गया। अब यहाँ पर देखना एल का व्यय, अब कौन से वाला रेशियो देख रहे हैं, सेकेंड लाइन वाला, यानी कि एम का, एल का एक्सपेंडिचर, एम के एक्सपेंडिचर का 120%, यानी कि एक्सपेंडिचर तो 100 था, हमने यहाँ पर यही माना, तो ये 120 हो गया। अब कुछ बचा सवाल में, कुछ भी नहीं बचा भाई। एल की अगर सेविंग लिखोगे तो एल की सेविंग इनकम माइनस का एल का खर्चा कितना है भाई, एल का एक्सपेंडिचर 120 है। फिर एम की सेविंग लिखेंगे तो इनकम कितनी है, या एम की 144, खर्चा कितना 100 रुपया, तो इधर करेंगे ये 60 हो गया, इधर करेंगे तो ये 44 हो गया, तो 4 एकम 4 4 एकम 4, 15 चौकू 60 आंसर आ गया। ठीक है, ये सावधानी से करने वाले सवाल होते हैं, बस प्रैक्टिस इन पे बनाए रखना। अगला सवाल, यदि 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है, उनके बीच का महत्तम समापर्त इतना है, तो लघुत्तम समापर्त बताना है। पता है भाई सभी को, फर्स्ट नंबर इनटू में सेकंड नंबर बराबर क्या होता है, एलसीएम इनटू में एचसीएफ। तो 108 बटे में हो गया 3, ये डायरेक्ट एलसीएम निकल आएगा, 36 तियां 108 होता है। 3 संख्याओं का औसत 23 है, पहली संख्या अन्य 2 संख्या के औसत से 5 कम है, तीसरी संख्या अन्य 2 संख्याओं के औसत से 13 अधिक है, पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर क्या है। अब यहाँ पर देखो, अगर हम कोई नंबर मान लें, जैसे ए बी सी मान लिया, इनका अगर हमने एवरेज मान लिया 2x, तो एवरेज नहीं, ये सम माना, क्या माना, सम,
तो एक चीज बताओ, ये वाला जो नंबर है वो एवरेज से 5 कम है दोनों के। भाई ये अगर इसका एवरेज लिखेंगे तो x आ जाएगा, तो वो 5 कम लिख लिया। अगली कंडीशन में ABC कह रहा था इनका दोनों का हमने सम मान लिया 2y, क्या माना सम, यानी कि अगर एवरेज लिखेंगे तो y हो गया, ये y प्लस का 13 है। यानी कि अगर हम इस कंडीशन में लिखते तो x माइनस का 5 प्लस का 2x बराबर क्या हो गया 23 तिया 69, क्योंकि तीन संख्याओं का एवरेज 23 है तो सम कितना हो जाएगा 69 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3x यानी कि 74, तो x बराबर में 74 अपॉन में 3। इसी तरीके से हम यहाँ पर लिखेंगे तो ये 3y प्लस का 13 बराबर में 69 हो जाएगा। यानी कि 3y बराबर में 9 से 3 गया 6, 6 से गया 5, यानी कि y बराबर में हो गया 56/3। अब कह रहा था देखो ये कौन सा नंबर आया भाई, ये इन दोनों का यानी कि x निकल कर आया, तो ये वाली नंबर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, a बराबर निकालने के लिए 74/3 माइनस का 5, और यहाँ पर हमें लास्ट नंबर यानी कि C नंबर चाहिए 56/3 प्लस का 3 करना पड़ेगा। अब क्या करना था, हमें इन्हीं दोनों का डिफरेंस चाहिए था यानी कि a माइनस C, तो a माइनस का C करेंगे तो 74/3 माइनस का 5 माइनस में 56/3 हो गया, माइनस का 3 हो गया, यानी कि 14 से 6 गया तो 8 हो गया, और यहाँ पर 6 से 5 गया 1/3 माइनस का यहाँ पर 13 करना पड़ेगा, ठीक है, प्लस में 13, तो यहाँ पर हो जाएगा 13 और 5 18 हो गया, ये करेंगे तो 3 छक 18 हो गया, यानी कि माइनस का 12, ये आंसर आ जाएगा। अब बस यहाँ पर यही कंफ्यूजन हो सकता है, ये -12 आ रहा है, देखो यहाँ पर ये डिफरेंस पूछा गया पहली और तीसरी का। अब जब इससे मान लो माइनस में आ रहा तो हम क्या करते, हम C-A कर लेते, C-A करते तो ये प्लस का बार आ जाता, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना, तो बस घटाने पर प्लस माइनस का आ रहा, तो एक ही ऑप्शन को आपको मिल रहा था बस, ठीक है। अगला सवाल, दो रेलगाड़ियां इतने उतने की चाल से एक ही दिशा में चल रही हैं। तेज रेलगाड़ी द्वारा धीमी रेलगाड़ी में बैठे हुए व्यक्ति को पार करने में 27 सेकंड का समय लगता है। तेज रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी। अब देखो कह रहा था तेज रेलगाड़ी द्वारा पार किया जा रहा है, यानी कि धीमी में बैठे व्यक्ति को पार कर रहा है, न कि ट्रेन को बोला गया, इसलिए केवल हमें क्या लेना पड़ेगा, तेज रेलगाड़ी की हमें लंबाई लेनी पड़ेगी, यानी कि जो फास्ट ट्रेन है उसकी लंबाई यही मान ली हमने। और दोनों क्या कर रहे थे, एक ही दिशा में, यानी कि स्पीड उनकी क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। इसको टाइम कितना लग रहा था 27 सेकेंड ये था, तो इसको 5/18 कर लो, तो 12 से 7 गया, ऐसे लिख लो FT बराबर में 27 गुणे में 5/18, गुणे में 0 हो गया 5 हो गया, तो 9 तिया 27, 9 दूनी 18 हो गया, और 5 तिया 15, इधर 25 कर लो, ठीक है, 25 तिया 75 कर लो, या तो 5 तिया 15 पना 75, 15 दूनी 30 7 37 आंसर। इसका हमें मध्यानुपाती, देखो आपको फार्मूला पता होना चाहिए, कभी भी दो नंबर का मध्यानुपाती बोले तो अंडर रूट में a भी कर लेना है बस, ठीक है। तो ये तो आपको पता है कि यहाँ से नहीं बनेगा, ऐसे करना पड़ेगा। 9 दूनी 18 और 9 एकम 9 हो गया, ठीक है, तो ये 21 का हो गया, और 3 बाहर आ जाएगा 63। ये तो आसान था। किसी खाद्य तेल की कीमत में 45% की वृद्धि हुई। बजट को संतुलित बनाए रखने के लिए रेखा इस तेल की खपत में 20% की कमी कर देती है। इस खाद्य तेल के कारण व्यय में होने वाली वृद्धि ज्ञात कीजिए। देखो प्राइस की अगर बात करें तो 100 से 145 हो गया। अगर कोई भी चेंजमेंट नहीं होता, ठीक है, तो उसके कंजप्शन की बात करें तो ये देखो 145 और 100 करना पड़ता। अब कोई भी उसका जो भी व्यय था वो सेम रहेगा, लेकिन ऐसा उसने किया नहीं, उसने 20% की खपत में कमी की, तो हमें इसको नहीं लेना, हमें 20% की कमी करनी पड़ेगी, यानी कि 145 का 80% हम निकाल लेते हैं। तो 20 चौकू 80 हो गया, 20 पंजे 100 हो गया, यानी कि 5 दूनी 10, 5 नेम 45 गुणे में 4, यानी कि 4 नेम 36 हो गया। या तो ऐसे कर लो भाई, ये टोटल हो गया अभी का एक्सपेंडिचर, यानी कि उसका व्यय, तो 29 गुणे में 4, और पहले का कितना था 100 गुणे में 145 था। अब यहाँ पर देखना कितना क्या चेंजमेंट आया है, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। 100 रेशियो में 4 नेम 36 हो गया, 4 दूनी 8 और 3 11, कितने की वृद्धि हुई 16% की हुई। अब इसमें देखो प्राइस और कंजम्पशन यानी कि खपत एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, प्रोडक्ट वाले सवाल होते हैं, इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे 45 हुआ, 20 की कमी हो गई, तो ये प्लस माइनस माइनस का 45 गुणे में 20 बटे में 100 हो गया, तो 20 पंजे 100 हो गया, 5 नेम 45 हो गया। इसको डिफरेंस करेंगे 5, 4 से 2 हो गया 2 हो गया, इधर माइनस का 9 कर देंगे, यानी कि 16% आ गया यहाँ से। तो ये तो केवल समझने के लिए था कि इस तरीके से हम कर सकते थे, बाकी आपको तरीका तो यही लगाना है, ठीक है। अगला सवाल,
सिंप्लीफिकेशन का है, आसान है भाई। डिफरेंस करेंगे 30, डिफरेंस करेंगे 3, डिफरेंस क्या अब ऐड करना 253, 5 से 3 गया 2, यूनिट डिजिट से आंसर आ गया। अगला सवाल, विकास इतने रुपए में प्रति मेज की दर से 2 मेज बेचता है। वह पहली मेज पर 40% का लाभ अर्जित करता है और दूसरी मेज पर 40% की हानि उठाता है। दोनों मेज का कुल विक्रय मूल्य कितना है? देखो कह रहा था 540 रुपए प्रति मेज की दर से बेचता है। सेलिंग प्राइस बराबर हो गया 40% को 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, यानी कि सीपी हो गया, इधर एसपी हो गया, यानी कि 5 से 2 7 हो जाएगा। दूसरी मेज को 40% की हानि पर बेच दिया, यानी कि 5 से 2 कम कर दिया होगा, 3 में बेचा। लेकिन सेलिंग प्राइस दोनों कंडीशन में क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर 7 का गुणा हो जाएगा इस पूरे में, और इसमें पूरे में 3 का गुणा हो जाएगा, जिससे हमारा क्या होगा? सेलिंग प्राइस बराबर हो जाएगा। यानी कि 21 हुआ। हमारे हिसाब से क्वेश्चन में दे दिया था 504। पोतला है दोनों मेजों का कुल क्रय मूल्य कितना होगा? देखो अगर यहाँ पर क्रय मूल्य देखें तो ये 5 गुणे में 3 हो गया, इधर देखेंगे तो ये 5 गुणे में 7 हो गया, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7 3 10 गुणे में 5 हो गया जोड़ने पर। तो ये हमें निकालना था 10 गुणे में 5 का मान। तो इधर यहाँ पर हो जाएगा 21 दूनी 42, ठीक है, 21 चौक 84, 24 पंजे 120, तो आंसर आ गया। ठीक है, अब इसमें हम ये चीज कर सकते थे, जैसे 40% लाभ हो रहा है, यानी कि उसको 4 चौकू 16, 40 गुणे में 40 बटे में 100, तो 16% को उसे हानि हो रही होगी। यानी कि 100 से अगर 16% अगर हम करते हैं तो 84 का मान हमें दे दिया 50 में 4, और हमें निकालना है 16 का मान, सॉरी 16 का नहीं, क्रय मूल्य निकालना था ना। तो यहाँ पर निकाल लेंगे 200 का मान, तो 2 चौकू 8 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 21 दूनी 42 हो गया, 21 दूनी 42, 21 चौक 84 हो गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो गया, तो देखो 1200 आ जाएगा आंसर। अब इस तरीके से कर तो सकते थे, लेकिन कंफ्यूजन ये है कि जब सेम होंगी 40% रेट उधर 40 इधर भी, तब आप इस तरीके से कर पाएंगे, नहीं तो आपको इस तरीके से मेंटेन करना पड़ेगा। बाकी यही तरीका बेस्ट होगा, इससे भी जल्दी आ जाता है। ठीक है, अगला सवाल, सी डी से 3 गुना अच्छा कारीगर है और वे दोनों मिलकर एक काम को 31 दिनों में कर सकते हैं। डी अकेले उस काम को कितने दिनों में? 3 1 4 गुणे में 31, और किसको करना है? डी को। डी से 3 गुना, यानी कि आंसर आ गया। अब इसमें आप रेशियो बनाते रहो, डी से 3 गुना है, दोनों की इफिशियंसी जोड़ेंगे 4 हो गया, टोटल काम ये हो गया, डी से भाग करना है, आंसर आ गया। अब यही होता है टाइम सेव करना। यदि बी किसी काम का 20% भाग 7 दिनों में पूरा कर सकता है, तो बी संपूर्ण काम कितने दिनों में पूरा कर सकता है? भाई ये भी आसान है, 20% भाग 7 दिनों में तो 100%, भाई टोटल काम तो 100% होगा ना, 35 दिनों में निपटा देगा। यदि एक बोतल का विक्रय मूल्य इतना है और हानि परसेंटेज इतना है, तो बोतल का क्रय मूल्य, यानी कि 32% हानि हो रही है 100 की चीज पर। तो एक चीज बताओ, बेची कितनी गई है? बेची गई है 68 में, तो एसी का मान दिया गया था 408, क्योंकि ये क्या था? विक्रय मूल्य। भाई सीपी हमने 100 माना, 32 की अगर हानि होगी तो हमें कितने में बेचना पड़ेगा? 68 में, तो यही सेलिंग प्राइस था और हमें निकालना था क्रय मूल्य। अब यहाँ पर कर लेंगे तो 4 से कटेगा, बिल्कुल, 4 एकम 4 0, 4 दूनी 8, 17 छक्का 102, 600 आंसर। अगला सवाल, मैरी ने एक मित्र से 6% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर इतने ऋण लिया, इतने पर। यदि वह 1.5 वर्ष के बाद ऋण चुकाती है तो भुगतान किया गया कुल ब्याज ज्ञात कीजिए। आसान है, 15 छक्का 90 हो गया, 9 तियां 27, 27 कहीं लिखा है, आंसर लगा दो। सिंपल इंटरेस्ट का सवाल था और इतना आसान है, 1.5 इंटू में अपॉन में 100 हो गया। इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। एक वस्तु का विक्रय मूल्य इतना रुपए है, यदि उस वस्तु पर 45% की छूट दी जाती है तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? भाई देखो, अगर अंकित मूल्य हमने 100 मान लिया तो 45 की छूट दे देते हैं, भाई अंकित मूल्य पर ही छूट देते हैं, तो 55 हो गया हमारा सेलिंग प्राइस। इसी 55 का मान दिया गया था 3410, और हमसे पूछा गया था अंकित मूल्य, यानी कि 100 का मान। और 5 छक्का 30 हो गया, 5 दूनी 10, कहीं लिखा है 62। देखो सिंप्लीफिकेशन है, 28 और 2 30 हो गया, 120 हो जाएगा, 120 और प्लस का 52, 17 चौकू 68 हो गया। आप यहाँ पर देखो, इसको किया तो ये 2 हो गया, 12 से 8 गया 4, आंसर। ठीक है, अगर 0 आता है यूनिट डिजिट तो हम पूरा कर सकते थे, लेकिन आप 100 तो किसी भी तरीके से नहीं लगाते, वो तो समझ में आ रहा, 100 तो कैसे भी आ ही नहीं सकता यहाँ से। ठीक है, एक्स वाई का रेशियो ये दिया गया था, बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पर एक्स का मान 1 रख दो, यहाँ पर 1 प्लस का 5 रख दो, ये भी आसान था। ठीक है, चलो फिर 28 की शिफ्ट 3 ये समाप्त होती है। ये हमारे 20 क्वेश्चन थे। बाकी जो मैंने आपको